अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मतलूब मोहम्मद यूएचएस चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि पिछले काफ़ी सारे व्लॉग यूरिनरी ट्रैक यानी निज़ाम खराज पर गुर्दों पर बनाए जा रहे हैं। तो आज दौरे हाजिर की सबसे बड़ी मर्ज रीनल फेलियर पर बात करने जा रहा हूं। दौरे हाजिर की सबसे बड़ी मर्ज इसलिए कह रहा हूं कि आपको हर सिटी में बहुत सारे डायलिसिस सेंटर नजर आते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक भी किया करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो बात करेंगे रीनल फेलियर पर। रीनल फेलियर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, अक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट रीनल फेलियर पे थोड़ी सी बात करके फिर क्रॉनिक पर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तफसील से बयान किया जाए तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और इतना टाइम लोग नहीं देते कि मुकम्मल सुने। तो बिला तमहीद शुरू करता हूँ। अक्यूट रीनल फेलियर। अक्यूट मतलब होता है कि नया नया ऐसा मर्ज जो 2-4 दिन में ही अपनी शिद्दत पर पहुंच जाए और पेशाब आना बंद हो जाए, पेशाब रुक जाए, तमाम जिस्म पर सोजश पड़ जाए, तमाम जिस्म सूज जाए, खासतौर पर आंखों के नीचे सोजश लाजमी हो जाए, यूरीनिया हो जाए। अक्यूट इतनी स्पीड में कैसे हो सकता है, तो उन वजूहात पर पहले बात करूंगा। जैसे कि शदीद पानी की कमी पड़ गई, किसी ने आपका पानी बंद कर दिया, आपको 2-4 दिन 5 दिन पानी नहीं मिला, तो उससे जिस्म में सबसे पहला इफेक्ट गुर्दों पर आया करता है। जैसे आप किसी वजह से रेगिस्तान में फंस गए या ऐसी जगह फंस गए जहां पानी नहीं मिल रहा, या असहार और उल्टी की वजह से जिस्म में पानी रह नहीं रहा, रुक नहीं रहा, तो उसका पहला इफेक्ट गुर्दों पर पड़ा करता है। गुर्दे अपना काम छोड़ दिया करते हैं। दूसरी बड़ी वजह अचानक खून का अखराज, कहीं से कोई नाली रप्चर होती है जो खून गुर्दों को पहुंचा रही है, वो नाली रप्चर होती है, या बहुत ज्यादा खून का अखराज हो जाता है तो उसका इफेक्ट भी गुर्दे पे पड़ा करता है। किसी वजह से हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक में भी गुर्दा मुतासर हो सकता होता है। कोई शॉक यानी बिजली का झटका लगना या गम और किसी नुकसान की वजह से दिमागी झटका लगने में भी गुर्दा नकारा हो जाया करता है। कोई जहरीली चीज निकल जाना या सांप, बिच्छू, भेड़ और मक्खियों का जत्था ही आपको काट ले, उस जहर से अचानक गुर्दा अपना काम छोड़ सकता होता है। हार्ट ट्यूब्यूल नेक्रोसिस भी इसकी वजह हो सकती है, यानी शदीद गुर्दों का इन्फेक्शन भी वजह हुआ करती है गुर्दा फेल होने के लिए। गुर्दे या यूरिटर की पत्थरी, यूरिटर में पत्थरी फंस गई है, वो पेशाब को आगे जाने नहीं दे रही, जिससे गुर्दे में इन्फेक्शन हो गई है, गुर्दा खुद सूज गया है, स्वेलिंग ज़्यादा हो गया है, उसकी कारकर्दगी मुतासर हो गई है, जिससे गुर्दा नकारा हो सकता होता है। इसी तरह प्रोस्टेट बढ़ जाने से पेशाब खारिज नहीं होता, पेशाब उल्टा गुर्दों में चला जाता है, तो इससे भी गुर्दा अचानक ही खराब हो सकता होता है। किसी भी वजह से पेशाब की नाली की तंगी या अचानक गुर्दे पर शदीद चोट आना गुर्दे को नकारा कर सकता है। इसी तरह किसी वजह से गुर्दे में अचानक सिस्ट, सोजश या रसौली वगैरह का बन जाना भी गुर्दे को नकारा कर दिया करता है। जबकि क्रॉनिक में हम ये कहते हैं कि गुर्दा आहिस्ता आहिस्ता खराब हुआ है, क्योंकि मरीज का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता था, उसने उसको कंट्रोल नहीं रखा, मरीज की शुगर ज्यादा रहती थी, उसने उसको ध्यान नहीं दिया, मरीज बहुत ज्यादा अद्वियात खाने का आदी था या जरूरत महसूस करता था जिसमें वो एलोपैथिक अद्वियात ज्यादा खाता था, तो गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता अपना काम छोड़ रहे थे, मरीज ने गौर नहीं किया, या मरीज हिकमत के दवाइयाँ यानी कुश्ते वगैरह खाता था जो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे को नकारा करते जा रहे थे। इसी तरह अगर सट्रान और वेलोसेफ वगैरह या दर्दों की यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह में दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, किसी भी इन्फेक्शन में दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जैसे मैंने अभी अर्ज किया है कि सट्रान और वेलोसेफ वगैरह के साथ पानी वगैरह कम पिया जाए तो वो भी गुर्दे को खराब कर रहा होता है। जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो रीनल फेलियर अक्यूट हो या क्रॉनिक हो, उससे मर्ज यूरीमिया पैदा होता है। यूरीमिया ऐसी हालत को कहते हैं जिसमें जिस्म में बनने वाले फाजल मादे जो पेशाब के जरिए निकलने होते हैं वो जिस्म में ठहरना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि क्रेटिनिन, यूरिया, पोटाशियम, फास्फोरस वगैरह, ये जिस्म से खारिज नहीं होते, तो जिससे जिस्म पर सोजिश आना शुरू हो जाती है, पेशाब की बंदिश या कमी हो जाती है, मरीज थका हुआ, कमजोर, नकाहत महसूस करता है, सभी कमजोरी, पट्टों में खिंचाव, मतली, उल्टी, आंखों और खासतौर पर चेहरे पर सोजिश आमतौर पर जरूर होती है। कभी कभी पूरा जिस्म ही सूज जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब जैसे ही यूरिया अपनी मिकदार से बढ़ता है तो सांस लेने में दुश्वारी आमतौर पर देखी जाती है, मरीज सांस लेने से बहुत ज्यादा परेशान होता है। गुर्दे शुरू मर्ज में तो बढ़ जाया करते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं, जिसको श्रिंक होना कहते हैं। खून की शदीद कमी पड़ जाती है। अगर यूरिया बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए, जो कि अक्सर गुर्दों की मर्ज में बढ़ जाया करता है, तो मरीज पर बेहोशी तारी हो जाती है या मरीज कोमा में चला जाया करता है और यहाँ वो राह अजल भी इख्तियार कर सकता होता है। आमतौर पर यूरिया की मिकदार 50 तक होती है, जबकि गुर्दों की मर्ज में ये 200, 250, 500, 400 तक भी देखी जाती है। इसी तरह क्रेटिनिन आमतौर पर 0.5 से 1.5 तक होता है, जबकि गुर्दों की मर्ज में या रीनल फेलियर में ये बढ़कर 14, 15 या 20 तक चला जाया करता है। आमतौर पर क्रॉनिक रीनल फेलियर में ब्लड प्रेशर का बड़ा अमल दखल होता है, या ब्लड प्रेशर बढ़ा रहना, किसी वजह से यूथरा की बंदश या यूरिटर की बंदश, पेशाब वापस गुर्दे में चला जाए, गुर्दे को खून पहुंचाने वाली नालियों की बंदश या कमजोरी भी गुर्दे फेल कर सकती होती है। किसी वायरस के हमले से भी निजाम खराज की सोजिश गुर्दे खराब कर देती है। गुर्दे की सोजिश पथरी वगैरह से भी हो जाया करती है। एलोपैथिक अद्विया, जैसे पहले बताया था कि हिकमत के कुश्ते, एलोपैथिक सप्रान, वेलोसेफ वगैरह
अगर पानी कम इसके साथ पिया जाए तो पथरी बनती है और गुर्दे फेल हो सकते हैं। शुगर भी बहुत बड़ा सबब है रीनल फेलियर होने का। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। इलाज और परहेज पर बात करूंगा। सबसे पहले पानी पेशाब की मुनासबत से ही पीना है, यानी जितना पेशाब है उतना पानी पीना है और गर्मियों में उससे 1.5 पी सकते हैं। अगर मरीज का क्रेटिनिन और यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो और सांस में शदीद तंगी हो, या मरीज बेहोश हो या कोमा तारी होने वाला हो, सांस बिल्कुल ना रहा हो और करीबुल मरग हो, तो ऐसे मरीजों पर तबाह आजमाई करने से पहले आपको चाहिए कि आप उनको डायलिसिस का मशवरा दें। जब डायलिसिस करवाकर क्रेटिनिन R5 या 6 की सतह पर आ जाएगा तो वहाँ होम्योपैथिक अद्वियात बहुत आला काम किया करती हैं। बड़े अच्छे तरीके से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर खून की शदीद कमी हो तो नया खून लगवाने का भी मशवरा दिया जाता है। डायलिसिस के बाद या दौरान भी होम्योपैथिक का इलाज बहुत कारगर हो सकता होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक अद्वियात जो डायलिसिस को रोकती हैं, या ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात जो रीनल फेलियर पर काम करती हैं, वो दर्जा झेल हैं, जैसे कि एकोनाइट, आर्निका, एपस, कार्बोविज, लेक्सस, लाइकोपोडियम, अमोनियम कार्ब, बेलाडोना, कैंथरस, कार्बोलिक एसिड, क्यूप्रामास, ग्लोनाइनम, हेलिबोर्स, मार्फिनम, ओपियम, पिक्रिक एसिड, टेरिबंथीना, रेट्रमब्राइड, लेटारस, अल्फाल्फा यूरिया, आर्टिका यूरनस, वेसिकेरिया, पोसैनम, सीरम एंगोलाई, स्पीडोस्पर्मा, सक्रामोनियम स्केलकार। मरीज अगर कोमे में भी हो और डायलिसिस पे पहुंचना मुश्किल हो तो होम्योपैथिक में फिर भी अद्वियात होती हैं, आप वो ज़रूर दें। शायद के जैसे कहते हैं कि बहाना ही बनता है, तो मरीज ठीक होने का बहाना बनना शुरू हो जाए। कोमे में जो होम्योपैथिक अद्वियात काम करती हैं उनमें अमोनियम कार्ब, कार्बोलिक एसिड, हेलिबोर्स, मार्फिनम, ओपियम, ये 4-5 अद्वियात हैं। जो भी कुछ अलामात उसके करीब हों तो उस हिसाब से दें। जैसा कि ओपियम आमतौर पर ये जितने यानी चरसी या फीमी लोग होते हैं, या शराबी होते हैं, या गनूदा रहते हैं, उनके लिए ओपियम से बात शुरू करेंगे। इसी तरह मार्फिनम भी ऐसे ही लोगों की दवाई होती है जो तंबाकू नोशी, अफीम, चरस, गांजा, भांग वगैरह पीने वाले खाने वाले होते हैं, तो उनको आप मार्फिनम से शुरू करेंगे। अगर उनके दिमागी पहले ही वो पागलपन महसूस होता था, कभी सर इधर मारता था, कभी वो बेतुकी बातें करता था, तो हेलिबोर्स, इसी तरह अमोनियम कार्ब थोड़ा मोटा मरीज होता है, तो इसी तरह कार्बोलिक एसिड की कुछ अलामात देखकर आप दवाई तजवीज़ करेंगे तो उसको देंगे। इस तरह अगर रीनल फेलियर में पट्ठों में खिंचाव के साथ रीनल फेलियर है तो सिस्टस कैनाडिस, क्यूप्रोमास, हाइड्रोसियानिक एसिड बहुत अच्छी अद्वियात हैं। रीनल फेलियर में मरीज कहता है कि मेरा सर गया, मेरे सर में शदीद दर्द है, तो ग्लोनाइनम, क्यूप्रोमास, हाइपेरिकम और सेंगोनेरिया बहुत आला अद्वियात हैं। रीनल फेलियर में मरीज कहता है कि मेरे उल्टी ठीक हो जाए तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ, तो ऐसे मरीजों को आर्सेनिकम, आयोडियम, क्रियाजोट और नक्सफामिका में ट्राई किया जाता है। पेशाब में हीमोग्लोबिन के खराज को रोकने के लिए सीरम एंगोलाई बहुत आला अद्वियात हैं। आमतौर पर मैं अपने मामूल में बताता हूँ कि वेसिकेरिया, अपोसैनम क्यू, हाइड्रोंजिया क्यू, बर्बरस क्यू, एपीजिया क्यू, ये मुख्तलिफ अद्वियात मैं 3X में या क्यू में दिया करता हूँ, जिससे बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसमें आप 3X में कैंथरस भी इस्तेमाल करवा सकते हैं चंद दिन के लिए। ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए होती है, लेकिन बरकफ ये काम करती है। तशंदी दर्दों के दौरान अगर रीनल फेलियर हो तो ओपियम, वेसिकेरिया, क्यूप्रामास दवाई हुआ करती है। इसी तरह सांस की अलामत के साथ यानी क्रेटिनिन, यूरिया बहुत बड़ा होता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो क्यूप्रामास, स्पीडोस्पर्मा, आर्सेनिकम अल्बम, बेसिलिनम बहुत आला अद्वियात हैं। सोजश की वजह से अगर रीनल फेलियर में सोजश बहुत ज़्यादा हो जाए तो एपस को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी इसके मुकाबले की दवाई है एपोसैनम कैन। दवाई तो और भी बहुत होती हैं, जैसे कि आर्सेनिकम भी सोजश पे काम करती है, नेटम सल्फ काम करती है, सिलेशिया काम करती है, थूजा काम करती है, इसी तरह स्टाक्स काम करती है। तो यहाँ रीनल फेलियर पे जो ज़्यादा काम करने वाली अद्वियात में आती हैं उसमें एपस को फर्स्ट ग्रेड की बहुत ही आला दवाई माना जाता है। दर्द की अलामत के साथ अगर रीनल फेलियर हो तो बर्बरस वगैरह बहुत आला अद्वियात होती हैं। गुर्दों की सोजश के साथ अगर रीनल फेलियर हो तो पिक्रिक एसिड, एपस, कल्केरिया एसिड, लाइको, थूजा बहुत आला अद्वियात होती हैं। अक्यूट रीनल फेलियर में आमतौर पर आर्सेनिकम, एपस, आर्म्योर, क्यूप्रामास, काली आयोडाइड, नाइट्रिक एसिड, एस्टर फास्फोरस बहुत ही आला अद्वियात हुआ करती हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि अगर देखो प्रोस्टेट की वजह से रीनल फेलियर हुआ है तो आपको प्रोस्टेट को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। प्रोस्टेट का अगर पॉसिबल हो तो ऑपरेट करवा देना चाहिए, क्योंकि मरीज बचाना ज़रूरी है। वरना आप होम्योपैथिक अद्वियात में सेबल सरलाटा, थूजा, कास्टिकम, चमाफिला, फेरम पिक्रिकम, इसी तरह क्लेमेटस, कालीकार्ब, ग्रेफेट्स, कल्केरिया कार्ब, सोलिडिगो, सासप्रेला, टेरिबंथीना अद्वियात देखकर तजवीज़ करेंगे। आप प्रोस्टेट ग्लैंड पे मैंने जो व्लॉग बनाया है उसको आप सुन सकते हैं। इसी तरह किसी वजह से पथरी है तो मैंने गुर्दे की पथरी पर, रीनल कैलकुलस पर मैंने व्लॉग बनाया है, उसको देखें, उसको सुने। तो पथरी का इलाज करके आप गुर्दे के रीनल फेलियर से मरीज़ को बचा सकते हैं। इसी तरह अगर किसी वजह से खराज खून है तो उसमें आप एपिकाक, स्केलकार, हेमामाइलस,
थलास्पी, मिलीफोलियम, फास्फोरस, ट्रिलियम फेरमफास में देखी जाती हैं। इसी तरह अगर जहरीली चीज़ खाने से या जहरीली चीज़ बिच्छू भेड़ वगैरह काटने से अगर रीनल फेलियर हुआ है तो आप लेडमपाल, हाइपेरिकम, पैरोजिनम वगैरह की तरफ तवज्जो देंगे। यानी मियाज़म के हवाले से दवाई आपको ज़रूर देनी पड़ेगी। तो उसमें अगर कैंसर का कोई उनके ख़ानदान में कैंसर है तो, या कैंसर की अलामत आपको मिलती हैं तो कार्सी, इसी तरह टीबी की अगर अलामत मिलती हैं तो ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, अगर सुजाक की अलामत आपको मिलती हैं तो मेडोरिनम, इसी तरह सफलिनम, थूजा वगैरह, ये भी बीच बीच में दवाइयाँ देनी पड़ा करती हैं। जब मेरे पास मरीज़ आता है तो मेरा मामूल यही है कि मेडोरिनम या मार्फिनम से मैं दवाई शुरू किया करता हूँ, साथ वेसिकेरिया वगैरह दिया करता हूँ। इसके अलावा कुछ और अद्वियात भी आपको कम से कम उनके बारे में कुछ इल्म होना चाहिए, जैसे कि क्यूप्रम, एस्टिकम, एम्पीलोप्स, मरक्कार, अरिला हेस्पेडिया, कैंथरस, सिरमंगलाई का तो सभी पता है एपिस का। तो ये अद्वियात जो मैंने 4-5 और बयान की हैं, इनके बारे में भी आप कम से कम ज़रूर पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से किसी भी रीनल फेलियर के मरीज़ की मदद कर सकें। इस सब के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई असल दवाई होती है जो तमाम अलामात को मद्देनज़र रखकर बनाई जाती है, जिससे हर तरह की मरज़ ख़त्म होती है। यही असल होम्योपैथी होती है। मैं तो डॉक्टर मतलूब अहमद बात कर रहा था रीनल फेलियर पर। वस्सलाम।